नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम लागू करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। सरकार 75% कोविड टीके निर्माताओं से खरीदेगी। ये टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वर्ष दिसंबर तक 44 करोड़ कोविड टीके उपलब्ध होंगे। देश भर में अब तक 23 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 94.3% पर पहुंची। उत्तर प्रदेश और बिहार में कल से दिन का कर्फ्यू पूरी तरह हटाया जाएगा। केवल रात और सप्ताहांत के प्रतिबंध जारी रहेंगे। भारतीय खाद्य निगम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 69 लाख टन अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड है। केंद्र ने दिव्यांग बच्चों की ई शिक्षण सामग्री के विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए। स्लोवेनिया की तमारा जिदानसेक फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवली निगम। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इसका नंबर है 011 2397 8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार वैक्सीन विनिर्माताओं से 75% कोविड टीके प्राप्त करेगी। ये टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। देश भर के सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर सभी नागरिकों को निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम लागू करने के लिए आज संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। संशोधित दिशा निर्देश 21 जून से लागू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए राज्यों को निःशुल्क टीके उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जनसंख्या, बीमारी और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर टीकों का आवंटन किया जाएगा। टीकों की बर्बादी से आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव होगा। निजी अस्पतालों को वैक्सीन विनिर्माताओं से कुल टीकों के उत्पादन का 25% तक सीधे प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया गया है। निजी अस्पतालों के लिए टीकों का मूल्य वैक्सीन विनिर्माता तय करेंगे। निजी अस्पताल अधिकतम 150 रुपए प्रति वैक्सीन सेवा शुल्क के रूप में ले सकेंगे। राज्य सरकारें इसकी निगरानी करेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लोक कल्याण की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए अपरिवर्तनीय इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी टीकाकरण केंद्रों पर इन वाउचरों का उपयोग किया जा सकेगा। इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की निजी टीकाकरण केंद्रों पर आर्थिक सहायता की जा सकेगी। कोविन प्लेटफॉर्म पर टीकाकरण के लिए स्थान प्राप्त करने की सुविधा जारी रहेगी। सभी सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्रों पर नागरिकों के लिए मौके पर पंजीकरण की सुविधा भी जारी रहेगी। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। सरकार ने सभी को टीका लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए वैक्सीन खरीदने का नया आदेश दिया है। इस वर्ष दिसंबर के अंत तक 44 करोड़ कोविड टीके उपलब्ध होंगे। इनमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 16 जनवरी से देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। टीकाकरण के तीसरे चरण में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड-19 का टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री की सभी को निःशुल्क टीका लगाने की घोषणा के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 25 करोड़ कोविशील्ड और भारत बायोटेक से 19 करोड़ कोवैक्सीन खरीदने का आदेश दिया है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि सभी आयु वर्ग के नागरिक निःशुल्क टीकाकरण के पात्र हैं। डॉक्टर पॉल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन खरीदने का आदेश दे दिया है।
डॉक्टर पॉल ने बताया कि सरकार ने 30 करोड़ बायोलॉजिकल टीके खरीदने का भी आदेश दिया है। ये टीके सितंबर में उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों के लिए टीके का मूल्य वैक्सीन विनिर्माता तय करेंगे। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के बारे में वैश्विक या भारतीय स्तर पर कोई भी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि वायरस और द न्यू वेरिएंट जहां पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। 60 to 70% जो बच्चे एडमिट हुए थे दे वर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज। या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी, कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे, जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। इसलिए अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगे। और चाहे हम इंडियन डेटा देखें चाहे ग्लोबल डेटा देखें, और पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में वेव चल रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक भी ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि बच्चों में ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन होती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भविष्य में कोविड की और लहरों को रोकने के लिए सभी को कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि अस्पतालों में भर्ती किए गए कोविड से संक्रमित बच्चों में से 60 से 70% बच्चे अन्य बीमारियों से प्रभावित थे या उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम थी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ बच्चे हल्की बीमारी के बाद बिना अस्पताल में भर्ती किए ही ठीक हो गए। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि स्वास्थ्य से संबंधित महामारी में आमतौर पर लहरें आती ही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.3% हो गई है। पिछले कुछ दिनों में जो हमने केसेस की एक स्पीड देखी, उसको अगर हम कंपेयर करें तो अब हम पाते हैं कि देयर इज ए कंटिन्यूड एंड शार्प डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ डेली न्यू केसेस जो कि अब देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 86,498 केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं। हम देखें तो पाते हैं कि यह 3 अप्रैल के बाद देश में अब तक रिपोर्ट हुए डेली बेसिस पर सबसे कम केसेस हैं। और जो हाईएस्ट पीक देश में नोट की गई है उससे कंपेयर करें तो देखते हैं कि अराउंड 79% डिक्लाइन इन केसेस विद द हाईएस्ट रिपोर्टेड पीक इन डेली न्यू केसेस। यह एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पिछले महीने 322 जिलों में संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की गई। श्री अग्रवाल ने बताया कि देश के 15 राज्यों में संक्रमण की दर 5% से कम है। केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा है कि राज्य के लिए केंद्र सरकार की नई टीकाकरण नीति ने बड़ी राहत दी है। इस मामले पर वित्तीय सहयोग के स्पष्ट होने पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी को समयबद्ध योजना के तहत टीके उपलब्ध कराना आवश्यक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के समय पर हस्तक्षेप से कोविड महामारी के प्रभाव को कम किया जा सका है। मंत्रालय ने कोरोना से लड़ाई में नागरिकों को समय समय पर सही और सटीक जानकारी देने के लिए उपाय किए हैं। कोविड टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित कई तरह की जिज्ञासाओं के समाधान के प्रयास में केंद्र ने लोगों तक पहुंचने और कोरोना से संबंधित सभी मिथकों को दूर करने के लिए हर संभव माध्यमों का इस्तेमाल किया। गर्भवती महिलाओं द्वारा कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और विशेषज्ञों के उत्तर पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम पर सुझाव देने वाले अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का कहना है कि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को टीका नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों और वैज्ञानिक समुदाय द्वारा टीका परीक्षणों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अभी गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की सिफारिश करने का निर्णय नहीं लिया जा सका है। हालांकि केंद्र सरकार नए वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर कुछ दिनों में इस स्थिति को स्पष्ट करेगी। डॉक्टर पॉल ने लोगों से थोड़ा और धैर्य रखने का अनुरोध करते हुए कहा कि इन टीकों को बहुत ही कम समय में विकसित किया गया है और गर्भवती महिलाओं को आमतौर पर सुरक्षा चिंताओं के कारण प्रारंभिक परीक्षणों में शामिल नहीं किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कई देशों ने गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि भारत में विकसित कोवैक्सीन और कोविशील्ड से संबंधित आंकड़े भी जल्द आएंगे। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में भारत में भी गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को मंजूरी देने में सफल होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। If you had ever wished to fly, if your destination is sky, and if you feel proud of blue uniform, then join Indian Air Force. Registration starts from 1st June 2021.
To apply online, log on to careerindianefforts.cdac.in. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता फैला रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने आज 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया। ये अभियान ऐसे कोविड मरीजों को घर पर देखभाल उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन की सहायता के लिए शुरू किया गया है जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं या हल्के लक्षण हैं। अभियान के तहत 20 लाख नागरिकों को घर पर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी। ये अभियान उस विशेष पहल का हिस्सा है जिसमें स्थानीय नेता, नागरिक संगठन और स्वयंसेवक जिला प्रशासकों के साथ मिलकर कार्य करते हैं ताकि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उभरती समस्याओं का समाधान किया जा सके। 1000 से अधिक स्थानीय गैर सरकारी संगठन की साझेदारी में जिला मजिस्ट्रेट इस अभियान का नेतृत्व करेंगे। इस अभियान में कोविड मरीजों की कॉल सुनने और जवाब देने के लिए 1 लाख से अधिक स्वयं सेवकों को सूचीबद्ध और प्रशिक्षित किया जाएगा। पीरामल फाउंडेशन एनजीओ और स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण में सहायता के लिए जिला मजिस्ट्रेटों के साथ मिलकर कार्य करेगा। इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान महत्वपूर्ण पहल है। ये कोविड के असर को कम करने के जरिए आकांक्षी जिलों में भारत के अत्यधिक गरीब समुदायों को दीर्घकालिक सहायता उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान लगभग 70% कोविड मरीजों के घर पर ही प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ कम करने और लोगों के डर को समाप्त करने के लिए जिलों की तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे आकांक्षी जिलों में भेजे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के सदुपयोग के लिए नागरिकों की क्षमता भी बढ़ेगी। रेलवे ने देशभर में 15 राज्यों को 27,600 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति का रिकॉर्ड बनाया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपना सफर 45 दिन पहले 24 अप्रैल को महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ शुरू किया था। रेल मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों को चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति से राहत पहुंचाने की यात्रा निरंतर जारी है। अब तक 392 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी यात्राएं पूरी कर चुकी हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस से उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम को चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा चुकी है। रेलवे पश्चिम में हापा, बड़ौदा, मुंद्रा तथा पूर्व में राउरकेला, दुर्गापुर, टाटानगर और अंगुल से ऑक्सीजन लेकर विभिन्न राज्यों को आपूर्ति कर रहा है। समुद्र सेतु अभियान द्वितीय के अंतर्गत भारतीय नौसेना पोत तरकश ने कुवैत और सऊदी अरब से चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। ये जहाज आज सुबह मुंबई पहुंचा। कोविड महामारी से लड़ाई में भारतीय नौसेना पोत विभिन्न देशों से की जा रही ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम लागू करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। सरकार 75% कोविड टीके निर्माताओं से खरीदेगी। ये टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वर्ष दिसंबर तक 44 करोड़ कोविड टीके उपलब्ध होंगे। देश भर में अब तक 23 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 94.3% हुई। उत्तर प्रदेश और बिहार में कल से दिन का कर्फ्यू पूरी तरह हटाया जाएगा। केवल रात और सप्ताहांत के प्रतिबंध जारी रहेंगे।
भारतीय खाद्य निगम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 69 लाख टन अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड है। केंद्र ने दिव्यांग बच्चों की ई शिक्षण सामग्री के विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए और स्लोवेनिया की तामारा जिदासेक फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। उत्तर प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या में कमी को देखते हुए सभी जिलों में कल से दिन का कर्फ्यू पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल रात्रिकालीन और सप्ताहांत कोविड कर्फ्यू ही जारी रहेगा। आज प्रदेश में सिर्फ 3 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू है, जिनमें राजधानी लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर शामिल हैं और सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक आज इन जिलों में कुल कोविड मामलों की संख्या 600 से भी कम हो गई है। लिहाजा कल से इन जिलों में कोविड कर्फ्यू खत्म हो जाएगा और कहीं भी दिन में कोई प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। सभी जिलों में दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि शाम 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा और सप्ताहांत पर लगने वाला कर्फ्यू भी पहले की तरह लागू रहेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में भी कल से कुछ शर्तों के साथ कोविड अनलॉक की घोषणा की गई है। राज्य में रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। शिक्षण और धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षण जारी रहेगा। ये प्रतिबंध 15 जून तक जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि सरकारी और निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक 50% उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे। एक संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान एक दिन छोड़कर शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को भाग लेने की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह की सरकारी या निजी समारोह की अनुमति नहीं होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 संक्रमण के कारण मौत का शिकार हुए सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को जल्द पेंशन देने के निर्देश दिए हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सभी मंत्रालयों, विभागों, लेखा महानियंत्रक के साथ साथ पेंशन संवितरण बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत आज हिंदी और अंग्रेजी में एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान IHBAS नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर निमेश जी देसाई चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। कर्नाटक के बागवानी विभाग ने 29 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान लगभग 1,523 करोड़ 34 लाख रुपए मूल्य के 9,53,000 मीट्रिक टन फलों और सब्जियों का विपणन किया। एक रिपोर्ट। कर्नाटक का बागवानी विभाग दूसरी लहर में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान किसानों की उपज की मार्केटिंग के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। फलों और सब्जियों की खरीद किसानों से की जाती है और बागवानी उत्पादक सहकारी विपणन और प्रसंस्करण सोसाइटी हॉपकॉम्स के माध्यम से इसका 411 खुदरा स्टोरों और 41 मोबाइल वैन के माध्यम से विपणन किया जाता है। उत्पाद का ऑनलाइन विपणन हॉपकॉम्स द्वारा लॉकडाउन के दौरान कार्यात्मक है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कर्नाटक सरकार के प्रधान
प्रधान सचिव राजेंद्र कटारिया ने बताया कि कैसे सरकार की पहल ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान अपनी उपज बेचने में मदद की। हमने किसानों को जितने भी होलसेल व्यापारी थे राज्य के और दूसरे राज्यों में उसके साथ जोड़ा उनको, और फसल के बारे में कैसे उसको लंबे समय तक रखा जा सके गोदाम के अंदर या उसको ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भारत सरकार की संस्थाएं है IIHR, CFTRI या राज्य सरकार की यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, विभाग के माध्यम से किसानों को जागरूक कराया। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में जो इंडस्ट्रीज है उनको भी हमने प्रमोट किया ताकि वो अधिक से अधिक संख्या में इस कोविड के दौरान अपना काम कर सके। बागवानी विभाग ने विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके और वैज्ञानिकों के परामर्श से फसल की बुआई और कटाई में देरी के लिए फसल सराबी जारी की। कर्नाटक सरकार ने राज्य के फूल, फल और सब्जी किसानों को 10,000 रूपये प्रति हेक्टेयर के राहत पैकेज की भी घोषणा की थी। अब तक इस पैकेज के जरिए राज्य के 66,400 से ज्यादा किसानों को लाभ मिल चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं दीक्षा सक्सेना। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय खाद्य निगम FCI ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 69 लाख टन अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुद्दुचेरी, पंजाब, तेलंगाना और त्रिपुरा ने मई और जून का, जबकि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मई का निर्धारित अनाज ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कल कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि दीपावली तक बढ़ा दी गई है। अब 80 करोड़ से अधिक लोग नवंबर तक हर महीने मुफ्त अनाज ले सकेंगे। इस योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो अनाज दिया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि सरकार की ओर से किए गए प्रक्रियागत सुधार से देश का रक्षा उद्योग घरेलू मांग के साथ वैश्विक मांगों की पूर्ति करने में समर्थ हो गया है। भारत स्वीडन रक्षा उद्योग साझेदारी विषय पर आयोजित वेबिनार में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत में निर्माण और विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्माण करना है। The mission Atmanirbhar Bharat of self-reliant India of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, is about producing cost-effective quality products, and in its core has the motto "Make in India and Make for the World." रक्षा मंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र को महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हुए स्वदेश और पूरी दुनिया के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादों के निर्माण पर ध्यान देना होगा। श्री सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत स्वीडन के लिए तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ये दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। Our strong bilateral relationship is also based on strong business and research and development linkages. Going through the data in public domain, I could see that our bilateral trade and investment has increased tremendously in recent years, with trades increasing from $3 billion in 2016 to $4.6 billion in 2019. केंद्र सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए ई शिक्षण सामग्री विकसित करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार इन बच्चों के लिए ई सामग्री 4 सिद्धांतों सुदृढ़, सीखने, समझने और उपयोग में आसानी के आधार पर तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन दिशा निर्देशों से दिव्यांग बच्चों के लिए उच्च कोटि की बेहतर शिक्षण सामग्री तैयार करने की शुरुआत होगी। और अब समय है खेल जगत की खबरों का, जिसमें देश और दुनिया भर में चल रहे खेल और खिलाड़ियों का लेखा जोखा है। खेल जगत की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की। फ्रेंच ओपन के महिला सिंगल्स में तमारा जिडेनसेक सेमीफाइनल में पहुंचने वाली स्लोवेनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में स्पेन की पौला बदोसा को 7-5, 4-6, 8-6 से हराया।
इस बीच पोलैंड की इगा स्विटेक, ग्रीस की मारिया सकारी, अमेरिका की कोको गॉफ ने भी क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उधर पुरुष सिंगल्स में स्पेन के राफेल नडाल, विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच, अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन और अमेरिका के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बात क्रिकेट की। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय और 3 टी20 मैचों की श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित हो गया है। 3 एकदिवसीय मैच 13, 16 और 18 जुलाई को खेले जाएंगे। वहीं टी20 श्रृंखला का पहला मैच 21 जुलाई को, दूसरा 23 जुलाई और तीसरा मैच 25 जुलाई को खेला जाएगा। अब बात टोक्यो ओलंपिक की, जिसके शुरू होने में 50 से भी कम दिन बाकी रह गए हैं। टोक्यो ओलंपिक विशेष श्रृंखला के अंतर्गत हम आज बात करेंगे निशानेबाजी की। टोक्यो ओलंपिक में इस वर्ष भारत को पदकों की सबसे बड़ी उम्मीद निशानेबाजी से है। ओलंपिक खेलों में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो अभी तक उन्होंने कुल 4 पदक जीते हैं, जिनमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले निशानेबाजों की 15 सदस्यीय टीम में एक तरफ युवा सनसनी के रूप में मशहूर दिव्यांश सिंह पवार, मनु भाकर और सौरभ चौधरी जैसे युवा खिलाड़ी हैं, तो दूसरी ओर मेराज अहमद खान, संजीव राजपूत, तेजस्विनी सावंत और राही सरनोबत जैसे सीनियर और अनुभवी निशानेबाज मौजूद हैं। क्रोएशिया के जाग्रेब शहर में भारतीय निशानेबाजों ने 20 मई से 6 जून तक यूरोपीय चैंपियनशिप में शिरकत की और अब वहीं अभ्यास कर रहे हैं। यहां से सभी निशानेबाज टोक्यो ओलंपिक में शिरकत करेंगे। भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन को लेकर हमने बात की नेशनल राइफल एसोसिएशन के सेक्रेटरी राजीव भाटिया से। उन्होंने बताया, हमारे जो शूटर्स हैं अभी इस टाइम क्रोएशिया में राइफल पिस्टल टीम में और शॉटगन के 2 शूटर्स इटली में ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो टीम है हमारी उनका मोरल काफी हाई है और अच्छी फॉर्म में वो चल रहे हैं और हमारे को पूरी उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो है ओलंपिक गेम में पिछले सालों से बहुत बहुत अच्छा रहेगा इस बार। अब इंतजार इस बात का है कि टोक्यो ओलंपिक में ये निशानेबाज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए देश के नाम कितने पदक पक्के करते हैं। खेल जगत में फिलहाल इतना ही। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर आज एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। एकल उपयोग प्लास्टिक से प्रदूषण को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। India is on track to ban single-use plastic. We have enlisted 12 products of single use and there is good replacement coming around. Alternative products come, that's the market. I will not say plastic-free India or plastic-free world because plastic is an essential and good commodity. It is useful, but I can say plastic waste-free country in the world. That is our aim and we are heading towards it. I am very sure under UNEP we all will work together to make this goal a success. आज 2 प्रसिद्ध अभिनेत्रियों डिम्पल कपाड़िया और शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है। आकाशवाणी की ओर से डिम्पल और शिल्पा को जन्मदिन की बधाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम लागू करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। सरकार 75% कोविड टीके निर्माताओं से खरीदेगी। ये टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वर्ष दिसंबर तक 44 करोड़ कोविड टीके उपलब्ध होंगे। देश भर में अब तक 23 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए।
संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 94.3% पर पहुंची। उत्तर प्रदेश और बिहार में कल से दिन का कर्फ्यू पूरी तरह से हटाया जाएगा। केवल रात और सप्ताहांत के प्रतिबंध जारी रहेंगे। भारतीय खाद्य निगम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 69 लाख टन अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड है। केंद्र ने दिव्यांग बच्चों की ई शिक्षण सामग्री के विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए। और स्लोवेनिया के तमारा जिदानसेक फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।